दोस्तों स्वागत है आप सभी का इनकम टैक्स के एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एग्रीकल्चरल इनकम को। और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन सी इनकम को हम एग्रीकल्चरल इनकम बोलते हैं और कौन सी कंडीशन हमें सेटिस्फाई करनी पड़ती है अगर उस इनकम को हमें एग्रीकल्चरल इनकम डिक्लेयर करना है। और इसके बाद कुछ और टॉपिक बच जाते हैं, जैसे अपोर्शनमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम एंड बिजनेस इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम। तो ये सारे टॉपिक भी हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में एक एक करके कवर करते जाएंगे। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको सारे वीडियोस एक एक करके मिलने वाले हैं। अब देखिए, जब हम एग्रीकल्चरल इनकम की डेफिनेशन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले एक चीज आती है कि एग्रीकल्चरल इनकम वही इनकम होती है जो एक फार्मर अर्न करता है। मतलब वो अपनी जमीन पर जाकर के फसल को बोता है और फिर जब फसल उसकी पक जाती है तो उसको वो मार्केट में सेल करके इनकम अर्न करता है, उसी को हम एग्रीकल्चरल इनकम बोलते हैं। तो यहाँ पर जो फार्मर को इनकम हो रही है, यानी कि जो कल्टीवेटर को इनकम हो रही है, उसको तो हम एग्रीकल्चरल इनकम बोलते ही बोलते हैं। ये तो बड़ा कॉमन सी चीज है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ कल्टीवेटर की इनकम को ही हम एग्रीकल्चरल इनकम नहीं बोलते हैं। इसके अलावा और भी कई तरीके की इनकम होती है जिनको हम एग्रीकल्चरल इनकम बोलते हैं, और उसकी बात हम लोग यहाँ पर डिटेल में इसी वीडियो में करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा आइडिया अगर आपको दूं तो मान लो जैसे मैं हूँ और मेरे पास एक बहुत बड़ी जमीन पड़ी थी वहीं पर उसमें गांव में। मैंने क्या किया कि अपना खुद वहां पर कल्टीवेशन ना करके मैंने किसी को वो जमीन, किसी फार्मर को वो जमीन रेंट पर दे दी। मैंने कहा कि तुम इस पे अपनी फसल बो और यहाँ पर जो भी प्रोड्यूस निकलता है उसको मार्केट में सेल करो और आराम से तुम अपना खाओ पियो। बस मुझे तुम मंथली रेंट अपना दे दिया करना। तो उसने कहा ठीक है, हम आपको मंथली रेंट दे देंगे और आपकी जमीन हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो फार्मर को मैंने रेंट पर दिया था उसने कल्टीवेशन वहां पर किया और उसने अपनी इनकम को वहां से जनरेट किया, यानी कि उसकी इनकम को हमने बोल दिया एग्रीकल्चरल इनकम। लेकिन वो जो रेंट मुझे दे रहा है, वो जो मंथली रेंट मुझे दे रहा है, उस मंथली रेंट को भी एग्रीकल्चरल इनकम बोला जाएगा। मतलब वो मेरे लिए एग्रीकल्चरल इनकम होगी, क्योंकि मैंने जो लैंड उसको दिया था वो एक एग्रीकल्चरल लैंड था और उस पर एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं। इसीलिए जो भी इनकम मुझे उस लैंड से हो रही है वो मेरी क्या है, एग्रीकल्चरल इनकम होगी। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो आपसे यही बोला जा रहा है दैट दिस डेफिनेशन इज वेरी वाइड एंड कवर्स द इनकम ऑफ नॉट ओनली द कल्टिवेटर्स यानी कि फार्मर्स, but also the landholders who might have rented out the lands. Agricultural income may be received in cash or in kind। अच्छा, मान लो जो मैंने रेंट उसको बोला था कि तुम मुझे रेंट जो दोगे वो रेंट मुझे 10,000 रुपए दे देना, लेकिन 10,000 की जगह मैंने उससे कहा कि तुम 8,000 रुपए मुझे रेंट दे देना कैश में और 2,000 रुपए की तुम मुझे फसल दे देना अपनी। तो यानी कि जो 8,000 रुपए कैश मैंने रिसीव किया वो भी, और जो 2,000 रुपए की मैंने उससे फसल रिसीव करी है वो भी क्या है, वो भी एग्रीकल्चरल इनकम है। तो यानी कि एग्रीकल्चरल इनकम आपकी कैश में भी रिसीव हो सकती है प्लस काइंड में भी वो रिसीव हो सकती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये देख लिया कि सिर्फ कल्टीवेटर की इनकम को ही हम एग्रीकल्चरल इनकम नहीं बोलते। ऐसे लैंड ओनर्स जिन्होंने अपने लैंड को एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस के लिए रेंट पे दिया हुआ है, उनको जो रेंट रिसीव हो रहा है उसको भी हम एग्रीकल्चरल इनकम बोलेंगे। अब यहाँ पर एग्रीकल्चरल इनकम के पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग एक कहानी से समझने वाले हैं और इस कहानी के थ्रू हमें पूरा कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस कहानी में तीन कैरेक्टर है। सबसे पहला कैरेक्टर है विनोद जी। ठीक है, विनोद जी यहाँ पर एक बहुत बड़े फार्मर हैं और प्लस एक बहुत बड़े जमींदार हैं। विनोद जी के पास में दो जमीनें थी। सबसे पहली जमीन थी ए और दूसरी जमीन थी बी। जमीन ए को इन्होंने कल्टीवेशन के लिए रखा हुआ था, मतलब इस पर ये अपना कल्टीवेशन करते थे और जो भी प्रोड्यूस निकलता था उसको विनोद जी मार्केट में जाकर के सेल करते थे और अपनी इनकम को अर्न करते थे। जो लैंड बी था वो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने लेट आउट कर दिया था राजू नाम के एक पर्सन को। और यहाँ पर लैंड बी पे इनके पास में एक फार्म हाउस भी साइड में बना हुआ था। इस फार्म हाउस को भी इन्होंने राजू को लेट आउट कर दिया और इससे कहा कि तुम अपना इस फार्म हाउस में अपना स्टे भी करो और साथ में जो भी तुम्हारी फसल होती है उसको तुम इसमें स्टोर भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने इसको स्टोर हाउस भी इसमें एक दे रखा है साइड में। राजू को पूरे लैंड बी की जरूरत थी नहीं। उसने क्या किया, जो लैंड बी का कुछ पार्ट था, क्योंकि इसको पूरे लैंड की जरूरत नहीं थी, तो इसने क्या किया कि कुछ पार्ट जो लैंड बी का था वो इसने लेट आउट कर दिया रामू नाम के एक पर्सन को। मतलब एक तरीके से सब लेट आउट कर दिया। मतलब अगर आप देखो तो राजू जो है वो टेनेंट है किसका, विनोद जी का। लेकिन रामू यहाँ पर जो टेनेंट है वो किसका है, यानी कि किराएदार किसका है, वो राजू का है। तो यहाँ पर तीन कैरेक्टर हमारे ये हो गए, जिसमें से विनोद जी ओनर हो गए लैंड ए एंड लैंड बी के। राजू यहाँ पर टेनेंट हो गया किसका, विनोद जी का ऑन लैंड बी एंड फार्म हाउस। और रामू यहाँ पर टेनेंट हो जाएगा राजू का ऑन द पार्ट ऑफ लैंड बी। अब समझते हैं इसको। देखें, यहाँ पर लैंड ए की अगर हम बात करें तो लैंड ए में जो भी प्रोड्यूस हो रहा था इसको विनोद जी मार्केट में जाकर के सेल करते थे और अपनी इनकम को अर्न करते थे। दूसरी चीज, यहाँ पर क्या होता था, जो राजू था वो खुद से काम नहीं करता था अपने लैंड बी पर। इसने रामू को ही बोला था कि तुम मेरी जगह पे मेरे लैंड पे कल्टीवेशन करो और इसके बदले में मैं तुमको इनकम दूंगा।
दूसरी चीज, यहाँ पर जो भी कल्टीवेशन होता था, जो रामू मतलब कल्टीवेट करता था, जो भी कल्टीवेशन होता था, ये कल्टीवेशन डायरेक्टली मार्केट में सेल नहीं किया जा सकता। वो ऐसी कंडीशन में होता था कि उसमें कुछ ना कुछ, जैसे अगर आप चावल में देखो तो वहां पर पहले भूसा निकाला जाता है, उसकी सफाई की जाती है, ड्राइंग की जाती है, उसके बाद फिर वो मार्केट में सेल हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इस लैंड बी पे जो भी राजू का कल्टीवेशन था, जो किसने किया था, रामू ने किया था, वो कल्टीवेशन डायरेक्टली मार्केट में सेल नहीं किया जा सकता था। इसलिए राजू ने क्या किया, राजू गया विनोद जी के पास में, और क्योंकि विनोद जी बहुत पैसे वाले थे तो इनके पास में कई मशीनें थी, कई एडवांस मशीनें इन्होंने अपने पास में रखी हुई थी। उस मशीन के थ्रू राजू ने कहा कि आप इसको सफाई कर दो, मतलब इसको एक ऐसा बना दो इस पूरे कल्टीवेशन को, ताकि मैं इसको मार्केट में जाकर के सेल कर पाऊं। तो विनोद जी ने कहा ठीक है, लेकिन इसके बदले में पैसा लूंगा। तो राजू ने कहा ठीक है, जितना भी पैसा आपको चाहिए आप ले लो, लेकिन मेरे कल्टीवेशन को ऐसा बना दो कि मैं मार्केट में सेल कर पाऊं। तो राजू ने यहाँ पर अपना कल्टीवेशन जब हो गया तो विनोद जी को दिया। विनोद जी ने इसको बढ़िया से सफाई वफाई करके मॉडिफाई करके वो वापस दे दिया राजू को, जो राजू ने अपना स्टोर किया और इसके बाद मार्केट में सेल कर दिया। रामू भी यहाँ पर क्या करता था, रामू भी यहाँ पर कुछ कल्टीवेशन करता था और अपना मार्केट में इसको सेल कर देता था, कुछ धनिया वनिया छोटी मोटी बो करके 10-20 रुपए में उसको मार्केट में जाकर के सेल कर देता था। तो अब इसको हम लोग अगर सम अप करें तो यहाँ पर देखिए क्या है, जो विनोद जी थे, इनको सबसे पहली इनकम कैसे हो रही थी, रेंट ऑफ लैंड बी फ्रॉम राजू। जो राजू को उन्होंने लैंड भी दिया हुआ था अपना, उस पर जो भी इनको रेंट रिसीव हो रहा था, एक तो वो इनकम हो गई। दूसरी इनकम इनको हो रही थी, जो इन्होंने फार्म हाउस उसको दिया हुआ था, जो कि स्टोर हाउस और वेलिंग हाउस की तरह वो यूज कर रहा था राजू। तीसरी इनकम इनको हो रही थी, जो भी इन्होंने लैंड ए पर अपना कल्टीवेशन किया था उसको ही मार्केट में जाकर के सेल करेंगे, उससे भी इनको इनकम ऐड हो रही है। और चौथी इनकम इनको हो रही है, इनकम फ्रॉम प्रोसेसिंग ऑफ प्रोड्यूस फॉर राजू। राजू ने अपना प्रोड्यूस उनको दिया था ताकि अपनी मशीनों से उसको ऐसा बना दे कि मार्केट में वो सेल कर पाए, तो उसके लिए भी तो पैसा ले रहे थे राजू से। तो ये भी एक तरीके की इनकम हो गई विनोद जी के लिए। बात करें अगर हम लोग राजू की, तो राजू को दो तरीके की इनकम हो रही है। सबसे पहली रेंट, जो क्या है, रामू से वो रिसीव कर रहा है ऑन द पार्ट ऑफ लैंड बी। दूसरा यहाँ पर सेल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ऑन लैंड बी, जो भी लैंड बी पर प्रोड्यूस हुआ था, जो इसने विनोद जी के थ्रू ऐसा करा दिया था कि वो मार्केट में सेल कर पाए। तो उस प्रोड्यूस को जब ये मार्केट में सेल करेगा, उससे भी तो इसको इनकम अर्न होगी। तो यहाँ पर ये भी एक तरीके की इसकी इनकम हो गई। इसके बाद अगर हम बात करें रामू की, तो रामू को भी दो तरीके की इनकम हो रही। सबसे पहली इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ऑन द पार्ट ऑफ लैंड बी, मतलब वो जो मैंने बताया ना धनिया वनिया बोता था 10-20 रुपए की, उसको वो मार्केट में बेचता था, उससे भी उसको इनकम अर्न हो रही थी, वो भी एक तरीके की एग्रीकल्चरल इनकम थी। दूसरी इनकम जो इसको हो रही है, वो हो रही है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल ऑपरेशन ऑन द लैंड बी फॉर राजू। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया यहाँ पर कि रामू यहाँ पर एग्रीकल्चरल ऑपरेशन करता था राजू के लिए, मतलब कल्टीवेशन करता था राजू के लिए, और इसके बदले में राजू इसको पेमेंट करता था। मतलब राजू खुद काम नहीं करता था, राजू ने रामू को ही रख दिया था कि तुम अपना काम करो, मैं इसके बदले में तुमको पैसा दूंगा। तो यहाँ पर जो रामू को इनकम हो रही है वो एग्रीकल्चरल ऑपरेशन से भी हो रही है, जो वो राजू के लिए कर रहा है। तो ये भी एक तरीके की क्या है, एग्रीकल्चरल इनकम हो गई है। तो ये जितनी भी इनकम्स की बात करी हम लोगों ने यहाँ पर, चाहे विनोद जी की हो, चाहे राजू की हो, और चाहे रामू की हो, ये सारी की सारी हमारी क्या होती है, एग्रीकल्चरल इनकम होती है। ये कहानी हम लोगों की यहाँ पर खत्म होती है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं डिटेल में। यहाँ पर हम लोगों ने बेसिकली तीन तरीके की इनकम की बात करी। सबसे पहली इनकम थी रेंट और रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम द लैंड सिचुएटेड इन इंडिया एंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस। कोई भी तरीके का रेंट या रेवेन्यू अगर आप डिराइव कर रहे हो ऐसे एक लैंड से जो कि एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस के लिए यूज हो रहा है, और वो इंडिया में सिचुएटेड अगर है, तो वो आपकी क्या है, वो एग्रीकल्चरल इनकम आपकी होती है। दूसरा यहाँ पर बोला जा रहा है इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सच लैंड बाय एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चरल ऑपरेशन करके, यानी कि जो क्या वो रामू जो इनकम अर्न कर रहा था वो एग्रीकल्चरल ऑपरेशन कर रहा था, और उस एग्रीकल्चरल ऑपरेशन के थ्रू वो इनकम को जनरेट कर रहा था, तो वो भी एक तरीके की एग्रीकल्चरल इनकम हो जाती है। इसके बाद कोई भी प्रोड्यूस जो आपका उस एग्रीकल्चरल लैंड से निकला है, उसको अगर आप मार्केट में सेल करते हो और आपको इनकम होती है, तो वो भी हमारी एक तरीके की एग्रीकल्चरल इनकम होती है। इसके बाद यहाँ पर तीसरा है प्रोसेस एम्प्लॉयड टू मेक द प्रोड्यूस फिट फॉर द मार्केट, यानी कि जो विनोद जी उसके राजू के प्रोड्यूस को लेकर के उसको फिट बना रहे थे मार्केट के लिए, उससे जो भी इनको इनकम हो रही है विनोद जी को, वो भी एक तरीके की एग्रीकल्चरल इनकम होती है। तीसरा यहाँ पर है इनकम फ्रॉम फार्म हाउस। कोई भी तरीके की इनकम अगर आपको फार्म हाउस से हो रही है, तो वो भी आपकी एग्रीकल्चरल इनकम होती है। ये तो हम लोगों ने बड़े सिंपल तरीके से समझ लिया कि तीन तरीके की इनकम को हम लोग बोल रहे हैं एग्रीकल्चरल इनकम। एक तो हो गई रेंट और रेवेन्यू, दूसरा हो गया इनकम डिराइव फ्रॉम एग्रीकल्चर सेल ऑफ प्रोड्यूस और प्रोसेस एम्प्लॉयड, और तीसरा हो गया इनकम फ्रॉम फार्म हाउस।
तो ये 3 तरीके की इनकम हो गई। अब इसमें थोड़ी कंडीशन बाद में लग जाती है कि आपका लैंड ऐसा होना चाहिए, फार्म हाउस इस एरिया में सिचुएटेड होना चाहिए। तो अब उनकी बात हम लोग एक-एक करके डिटेल में यहाँ पर करने वाले हैं। यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है एग्रीकल्चरल इनकम में अराइज इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 3 वेज। 3 वेज की हम लोगों ने बात करी। सबसे पहला हो गया रेंट और रेवेन्यू डिराइव फ्रॉम द लैंड सिचुएटेड इन इंडिया एंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेज। दूसरा यहाँ पर इट मे बी द इनकम डिराइव फ्रॉम द सच लैंड बाय, कौन कौन सी चीजों से आपको उस लैंड से एग्रीकल्चरल इनकम हो सकती है। सबसे पहला एग्रीकल्चरल ऑपरेशन करके, आप कोई भी तरीके का एग्रीकल्चरल ऑपरेशन अगर कर रहे हो, वहां पर कल्टीवेशन कर रहे हो और उससे आपको इनकम हो रही है, तो वो आपकी एग्रीकल्चरल इनकम होती है। दूसरा यहाँ पर बोला जा रहा है द परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रोसेस ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड बाय द कल्टीवेटर और द रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड टू रेंडर द प्रोड्यूस फिट टू बी टेकन टू द मार्केट। ऐसा बना देना उस कल्टीवेटेड प्रोडक्ट को, उस प्रोड्यूस को, कि वो मार्केट में आराम से सेल हो पाए, तो उसको भी यहाँ पर एग्रीकल्चरल इनकम बोला जाता है। और तीसरा तो बड़ा सिंपल है, जो भी प्रोड्यूस आपने निकाला है उस जमीन से, उसको जब आप मार्केट में जाकर के सेल करोगे तो वो भी आपकी एग्रीकल्चरल इनकम होती है। तीसरा यहाँ पर था हमारा एग्रीकल्चरल इनकम में बी डिराइव्ड फ्रॉम एनी फार्म बिल्डिंग रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस। ऐसी एक फार्म बिल्डिंग जिसको आप एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस के लिए रखे हो, वो भी आपकी एग्रीकल्चरल इनकम जनरेट करके आपको देता है। और यहाँ पर लास्ट में देखिए अगर तो स्टार बना हुआ है, यानी कि ये भी एक तरीके की हमारी एग्रीकल्चरल इनकम होती है। बहुत बड़ी तो नहीं, लेकिन इसको भी हम एग्रीकल्चरल इनकम कंसिडर करते हैं। इनकम फ्रॉम सैपलिंग्स और सीडलिंग्स ग्रोन इन अ नर्सरी शैल बी डीम्ड टू बी एग्रीकल्चरल इनकम। आप देखते हो कि जब नर्सरी में जाते हो तो वहां पर वो लोग सीड्स डाल करके छोटे छोटे पौधे उगाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक तरीके से सैपलिंग और सीडलिंग, और उसको भी सेल करके जो उनको इनकम हो रही है, वो भी उनकी एग्रीकल्चरल इनकम होती है। अब एक एक करके इन तीनों को हम लोग डिस्कस करेंगे। मतलब सबसे पहला यहाँ पर हमारा ये रेंट और रेवेन्यू, फिर उसके बाद दूसरा हमारा ये एग्रीकल्चर परफॉर्मेंस ऑफ प्रोड्यूस फिट फॉर द मार्केट, और तीसरा हमारा फार्म हाउस। तो अब एक एक करके हम लोग डिटेल में देखेंगे कि कौन कौन सी कंडीशंस भी यहाँ पर सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब हमारी उस इनकम को एग्रीकल्चरल इनकम हम बोल सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे रेंट और रेवेन्यू डिराइव फ्रॉम द लैंड सिचुएटेड इन इंडिया एंड यूज फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेज। और यहाँ पर अगर आप देखो तो आपसे बोला जा रहा है द फॉलोइंग 3 कंडीशंस हैव टू बी सेटिस्फाइड फॉर इनकम टू बी ट्रीटेड एज एग्रीकल्चरल इनकम। पहली कंडीशन की अगर बात करें तो ये बोल रहा है रेंट और रेवेन्यू शुड बी डिराइव फ्रॉम लैंड। उस जमीन से वो रेंट या रेवेन्यू आपको डिराइव होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने घर को वहां पर रेंट पे चढ़ा दिया, आपने लेट आउट कर दिया और उससे आप इनकम अर्न कर रहे हो और उसको आप बोल रहे हो कि एग्रीकल्चरल इनकम वो है, क्योंकि वो आपकी एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होती, वो आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होती है, जिसको हम अलग से दूसरे हेड में ट्रीट करते हैं, और वो आपकी टैक्सेबल इनकम होती है। एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्टेड इनकम के अंडर में आती है, तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी रेंट और रेवेन्यू की हम बात कर रहे हैं वो लैंड से ही जनरेट होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन यहाँ पर हमसे बोल रही है लैंड हैज टू बी सिचुएटेड इन इंडिया। इंडिया के अंदर ही वो लैंड सिचुएटेड होना चाहिए। अगर वो लैंड इंडिया के बाहर सिचुएटेड है तो फिर वो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होगी। और तीसरी कंडीशन यहाँ पर बोल रही है लैंड शुड बी यूज फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस, मतलब उस लैंड को आप एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज करो। अगर सम अप कर दें इसको हम लोग, तो यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं ऐसा एक लैंड जो कि इंडिया के अंदर में सिचुएटेड है, और उस लैंड को हम लोग एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए अगर यूज कर रहे हैं, तो उस लैंड से कोई भी तरीके की रेंट या रेवेन्यू अगर डिराइव होगी तो उसको हम बोलेंगे एग्रीकल्चरल इनकम। इसके बाद यहाँ पर कुछ और पॉइंट हैं, एक एक करके उनको भी देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर बोल रहा है द रेंट मे बी रिसीव्ड इन मनी, यानी कि कैश और इन काइंड। तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि एग्रीकल्चरल इनकम आपको कैश में भी हो सकती है और काइंड में भी हो सकती है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर बोल रहा है द रेंट कैन आइदर बी रिसीव्ड बाय द ओनर ऑफ द लैंड और बाय द ओरिजिनल टेनेंट फ्रॉम द सब टेनेंट। ओनरशिप ऑफ द लैंड इज नॉट नेसेसरी। जैसे हमने जो कहानी की अभी बात करी थी, उसमें हमारे थे एक विनोद जी, दूसरे थे रामू और तीसरे थे राजू। तो राजू ने यहाँ पर क्या किया था कि जो लैंड बीपर वो खुद उसने टेनेंट था वो उनका विनोद जी का, उसका कुछ पार्ट उसने क्या किया था, रामू को यहाँ पर सब लेट आउट कर दिया था, उससे वो रेवेन्यू को मतलब रेंट को रिसीव कर रहा था। तो यहाँ पर ऐसा जरूरी नहीं है कि जो लैंड पे आप रेंट रिसीव कर रहे हो वो आप ही का लैंड होना चाहिए। अगर आपको उस एग्रीकल्चरल लैंड पे रेंट रिसीव हुआ है तो वो आपकी एग्रीकल्चरल इनकम ही होगी। तभी यहाँ पर हमने बोला था कि जो राजू को इनकम हो रही है उस रेंट से, जो वो राजू उसे रामू से रिसीव कर रहा है, वो भी उसकी एग्रीकल्चरल इनकम होती है। और इसके बाद लास्ट पॉइंट में हमसे ये बोला जा रहा है द स्कोप ऑफ टर्म रेवेन्यू is much broader than rent. It includes income other than rent. For example, fees received for renewal for grant of land on lease would be revenue derived from land. तो फीस अगर आप रिसीव करते हो फॉर रिन्यूअल फॉर ग्रांट ऑफ लैंड, तो उसको हम लोग बोलेंगे रेवेन्यू। मतलब रेंट तो हमारा एक अलग तरीके का कॉन्सेप्ट हो गया। रेवेन्यू की अगर बात करें तो रेवेन्यू काफी एक बड़ा टर्म हो जाता है, लेकिन आपको इतनी ज्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाना। आप सिर्फ ये याद रखो कि कोई भी तरीके का रेंट या रेवेन्यू अगर डिराइव होगा लैंड से,
और वो लैंड अगर इंडिया में सिचुएटेड है और एग्रीकल्चरल ऑपरेशन पे उसको हम यूज कर रहे हैं, तो उस रेंट को या उस रेवेन्यू को हम एग्रीकल्चरल इनकम बोलेंगे। दूसरा यहां पर आता है इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सच लैंड बाय एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का मतलब यहां पर हो जाता है एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस, जैसे टिलिंग ऑफ द लैंड, सोइंग ऑफ द सीड एंड सिमिलर ऑपरेशंस। इट इन्वॉल्व्स बेसिक ऑपरेशंस एंड सब्सीक्वेंट ऑपरेशन। मतलब अगर आप एग्रीकल्चरल ऑपरेशन करके कोई भी तरीके की रेवेन्यू जनरेट करते हो, तो उसको भी हम एग्रीकल्चरल इनकम बोलेंगे। जैसे कि जो एग्जाम्पल की अभी हमने बात करी, जो कहानी की हमने बात करी थी, उसमें वो था रामू था। वो क्या करता था, राजू के लिए एग्रीकल्चरल ऑपरेशन परफॉर्म करता था और उससे वो इनकम को जनरेट करता था। तभी मैंने यहाँ पर बोला था कि जो रामू को इनकम हो रही है, जो रामू को इनकम हो रही है उस एग्रीकल्चरल ऑपरेशन से, वो इनकम भी एग्रीकल्चरल इनकम होती है। अब यहाँ पर टिलिंग ऑफ द लैंड का मतलब वही जो जुताई होती है उसकी जमीन की, उसको बोला जाता है। आप इसमें इमेज में देख सकते हो, यहाँ पर जो ट्रैक्टर से इसको पूरी खुदाई कर रहे हैं, इसको जोतना कहते हैं। ठीक है, जैसे पहले के टाइम में हल जोतते थे वो बैल लगा करके, अब आज के टाइम में हमारे पास मशीन है तो हम लोग उन मशीन्स का यूज करते हैं। ये ट्रैक्टर से पूरी इसको खेत को ये लोग जोत रहे हैं ताकि बाद में इसमें इन लोग बीज को बो सकें और उसके बाद इसमें से फसल निकले। तो टिलिंग ऑफ द लैंड हमारा ये जोतना हो जाता है, उसके बाद आप इसमें बीज को बोते हो यानी कि सोइंग ऑफ द सीड एंड सिमिलर अदर ऑपरेशन जो भी आप करते हो, उन सबको हम लोग एग्रीकल्चरल ऑपरेशन बोलते हैं। और उससे कोई भी इनकम अगर आपको हो रही है तो वो आपकी एग्रीकल्चरल इनकम होती है। इसके बाद अगर बात करें कि बेसिक ऑपरेशन और सब्सिक्वेंट ऑपरेशन क्या होते हैं, जैसे हमने अभी पीछे देखा कि एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस के थ्रू हम लोग इनकम को अर्न कर रहे थे और उस इनकम को हम एग्रीकल्चरल इनकम बोल रहे थे। तो वही एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है बेसिक ऑपरेशंस और दूसरा होता है सब्सिक्वेंट ऑपरेशन। बेसिक ऑपरेशन एकदम बेसिक नेचर के होते हैं और आप स्टार्टिंग में करते हो, जैसे टिलिंग ऑफ द लैंड हो गया। ठीक है, आप जमीन को जोतते हो, उसके बाद आप उसमें बीज बोते हो, तो ये सारे क्या होते हैं, ये बेसिक ऑपरेशंस होते हैं। इनके बिना आपकी फसल उगेगी ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिक ऑपरेशंस की बात जो हमने करी वो absolutely necessary for the purpose of effectively raising the produce from the land are basic operations। तो बेसिक नेचर के होते हैं लेकिन काफी ज्यादा जरूरी होते हैं, इनके बिना आपकी फसल उगेगी ही नहीं। इसके बाद अगर बात करें सब्सीक्वेंट ऑपरेशंस की, तो सब्सीक्वेंट ऑपरेशंस तब परफॉर्म किए जाते हैं जब आपके बीज से स्प्राउट्स यहाँ पर निकल आते हैं। ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म आफ्टर द प्रोड्यूस ऑफ स्प्राउट्स फ्रॉम द लैंड, एग्जाम्पल वीडिंग, डिगिंग एटसेट्रा, आर सब्सीक्वेंट ऑपरेशंस। तो वीडिंग का मतलब होता है ये देखिए, जो आप देखते हो कि किसान खेत में बैठ करके वो प्लग कर करके निकालते हैं ना, उसको हम बोलते हैं वीडिंग। और डिगिंग का मतलब होता है कि जो टाइम टू टाइम वो लोग जमीन को खोदते रहते हैं, डिग करते रहते हैं, ताकि उसमें हवा और पानी अच्छे से अंदर तक रूट्स तक पहुंच पाए, तो उसको हम बोलते हैं डिगिंग। तो एक बार आपके स्प्राउट्स निकल आते हैं, तो स्प्राउट निकलने के बाद फिर हम उसमें वीडिंग करते हैं, डिगिंग करते हैं। तो जितने भी ऑपरेशन आप स्प्राउट्स निकलने के बाद करते हो, उनको हम बोलते हैं सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस। These subsequent operations would be agricultural operations only when taken in conjunction with and as a continuation of the basic operations। मतलब बेसिक ऑपरेशंस के साथ में ही आप इनको परफॉर्म कर रहे हो, उसको हम बोल रहे हैं सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस। अगर आप अलग से इनको कोई तरीके से परफॉर्म कर रहे हो तो फिर हम उसको सब्सिक्वेंट ऑपरेशन नहीं मानेंगे। अब इसके बाद आता है पॉइंट बी। देखिए, हमने जो पॉइंट डिस्कस किया था, फर्स्ट पॉइंट में हमने बात करी थी रेंट और रेवेन्यू की, विच इज डिराइव फ्रॉम द लैंड सिचुएटेड इन इंडिया एंड यूज फॉर एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस। दूसरा पॉइंट हमें बोलता है इनकम डिराइव्ड बाय वे ऑफ एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस मेकिंग द प्रोड्यूस फिट फॉर द मार्केट। और तीसरा होता है सेल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। और तीसरा यहाँ पर फार्म बिल्डिंग की जो भी इनकम हमको रिसीव हो रही है। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट पॉइंट की बात कर ली, उसके बाद एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस की बात कर ली, अब हम बात करने जा रहे हैं मेकिंग द प्रोड्यूस फिट फॉर द मार्केट। जो कहानी मैंने आपको सुनाई थी, उस कहानी में विनोद जी उसके राजू के प्रोड्यूस को लेकर के उसको ऐसा बना रहे थे कि ताकि राजू उसको मार्केट में बेच पाए। तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोसेस ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड टू रेंडर द प्रोड्यूस ऑफ मेकिंग द प्रोड्यूस फिट टू बी टेकन टू द मार्केट। उसको प्रोड्यूस को ऐसा कर देना कि मार्केट में हम उसको बेच पाए। इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट अगर आप देखो तो ये बोला इट मस्ट बी द प्रोसेस ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड, मतलब रेगुलर बेसिस पे आप उस प्रोसेस को एम्प्लॉय कर रहे हो ताकि आप उसको प्रोड्यूस को मार्केट में बेच पाओ। दूसरे पॉइंट में बोल रहे हैं इट मे इंक्लूड थ्रेशिंग, विनोइंग, क्लीनिंग, ड्राइंग, क्रशिंग एटसेट्रा। मतलब जिन प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं, जिन प्रोसेस के थ्रू हम ऐसे उस प्रोड्यूस को ऐसा बना रहे हैं कि वो फिट हो जाए मार्केट में सेल करने के लिए, उन प्रोसेसेस में हमारा आता है थ्रेशिंग, विनोइंग, क्लीनिंग, ड्राइंग, क्रशिंग एटसेट्रा। तो थ्रेशिंग का मतलब ये होता है, जो आप देखते हो कि किसान उसको फसल को लेकर के ऐसे ऐसे करके पूरा झाड़ते हैं और अपनी फसल को अलग कर देते हैं। वो जो लंबी लंबी ग्रासेस होती हैं, जैसे ये आप देख रहे हो ना, ये इसमें से जो फसल यहाँ पर लगी हुई है, ये फसल अलग निकल करके चली जाती है और ये जो घास वाला हिस्सा है पूरा, ये यहाँ पर अलग हो जाता है। इसको हम बोलते हैं थ्रेशिंग। इसके बाद विनोइंग की अगर बात करें तो विनोइंग का मतलब ये होता है जिसमें वो लोग झाड़ते हैं उसको, जिसके थ्रू जो भूसा होता है वो यहाँ पर अलग हो जाता है।
इसके बाद क्लीनिंग का मतलब आपको समझ में आ गया कि जो हम उसको फसल को क्लीन कर रहे हैं। इसके बाद मान लो कि अगर फसल में थोड़ा बहुत पानी है तो उसको हम लोग ड्राई भी करेंगे, और लास्ट में अगर क्रशिंग की जरूरत पड़ेगी तो उसको क्रश भी करके उसको फिट बनाएंगे मार्केट के लिए। तो ये सारे प्रोसेस हमारे होते हैं टू रेंडर द प्रोड्यूस, मेकिंग द प्रोड्यूस फिट फॉर द मार्केट। इसके बाद तीसरे पॉइंट में यहाँ पर बोल रहे हैं इट मे इन्वॉल्व मैनुअल ऑपरेशंस और मैकेनिकल ऑपरेशंस। मतलब जो प्रोसेस हम लोग इन्वॉल्व कर रहे हैं, जैसे पहले के टाइम की अगर आप बात करो तो पहले के टाइम में मैनुअल ऑपरेशन होते थे, हाथ से ही सारा काम करते थे वो लोग। लेकिन आज के टाइम में हमारे पास में इतनी एडवांस मशीन्स हैं कि हाथ के काम करने की जरूरत वहां पे नहीं पड़ती है। तो चाहे आप मैनुअल करो चाहे आप मशीन का यूज करके ये सारे प्रोसेस को एम्प्लॉय कर रहे हो, हमें इससे मतलब नहीं। अगर आपको उससे इनकम हो रही है तो वो आपकी एग्रीकल्चरल इनकम होगी। जैसे विनोद जी ने भी मशीन का यूज करके ही राजू के प्रोड्यूस को फिट बनाया था मार्केट के लिए, तो वो उनकी एग्रीकल्चरल इनकम हो गई थी। इसके बाद लास्ट पॉइंट में बोल रहे हैं द प्रोड्यूस मस्ट रिटेन इट्स ओरिजिनल कैरेक्टर इन स्पाइट ऑफ द प्रोसेसिंग अनलेस देर इज नो मार्केट फॉर सेलिंग इट इन दैट कंडीशन। यानी कि जो प्रोड्यूस हम लोग निकाल रहे हैं, जो प्रोसेस हम लोग एम्प्लॉय कर रहे हैं उसको प्रोड्यूस को फिट करने के लिए, उस प्रोसेस की वजह से उसका ओरिजिनल कैरेक्टर चेंज नहीं होना चाहिए। उसका ओरिजिनल कैरेक्टर जो है वो यहाँ पर रिटेन रहना चाहिए। जैसे एग्जांपल में आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है द प्रोसेस ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड बाय द कल्टिवेटर टू ऑब्टेन द राइस फ्रॉम पैडी इज द फर्स्ट टू रिमूव हे फ्रॉम द बेसिक ग्रेन्स। हे का मतलब ये होता है, देखिए ये जो घास आपको दिख रही है ये पूरी, इसको हम बोलते हैं हे। एंड देयर आफ्टर टू रिमूव द शेफ फ्रॉम द ग्रेन। तो शेफ का मतलब ये होता है जो भूसा होता है, ये मतलब जो चावल होता है वो इस तरीके से रहता है। इसके बाद ये इसे भूसे से कवर रहता है, ये पूरा जो हे रहता है ये रहता है। और इसके बाद जो बड़ी लंबी लंबी घासें आपको दिखती हैं इसको हम बोलते हैं हे। तो सबसे पहले आप इस घास को रिमूव करते हो, उसके बाद फिर आप इसको शेफ को रिमूव करते हो। द ग्रेन हैज टू बी प्रॉपरली फिल्टर्ड। अब आप इसको क्या करते हो, चावल को, क्योंकि आपने जब उसको झाड़ा था तो उसमें कंकड़ और पत्थर भी आ गए थे, तो आप उसको फिल्टर भी करते हो टू रिमूव द स्टोन एटसेट्रा। एंड फाइनली द राइस हैज टू बी पैक्ड इन गनी बैग्स, यानी कि बोरे में आप उसको पैक करते हो फॉर सेल इन द मार्केट। इसके बाद लास्ट में बोल रहे हैं हाउएवर इफ द मार्केटिंग प्रोसेस इज परफॉर्म्ड ऑन द प्रोड्यूस व्हिच कैन बी सोल्ड इन इट्स रॉ फॉर्म, इनकम डिराइव्ड देयरफ्रॉम इज पार्टली एग्रीकल्चरल इनकम एंड पार्टली बिजनेस इनकम। तभी मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि अभी इसके बाद एक और टॉपिक हमारे पास में बच जाता है जहां पर हम लोग अपोर्शनमेंट सीखते हैं बिजनेस इनकम का और एग्रीकल्चरल इनकम का, जहां पर भी आपकी पार्टली एग्रीकल्चरल इनकम और पार्टली बिजनेस इनकम होती है। तो वहां पर आपको ये देखना पड़ता है कि आपको कितना पोर्शन उसमें बिजनेस में डालना है और कितना पोर्शन आपको उसमें एग्रीकल्चरल इनकम में डालना है। तो अगर कोई भी मार्केटिंग प्रोसेस आपने परफॉर्म किया है ताकि आप उस प्रोड्यूस को, इस चावल को मार्केट में सेल कर पाओ, और उससे अगर आपको कोई भी इनकम हो रही है तो वो आपकी पार्टली एग्रीकल्चरल होगी और पार्टली बिजनेस इनकम होगी। मतलब कुछ पार्ट उसका एग्रीकल्चरल इनकम होगा और कुछ पार्ट उसका बिजनेस इनकम होगा। इसके बाद आता हमारा सी पॉइंट, जहां पर बोल रहे हैं सेल ऑफ सच एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इन द मार्केट। जो भी आपका एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हुआ है, जो भी आपने कल्टीवेशन से किया हो, चाहे आपने उसको रिसीव किया हो, ठीक है, उसको जब आप मार्केट में बेचोगे तो वो आपकी एग्रीकल्चरल इनकम होगी। जैसे हमारे एग्जांपल जो हमने डिस्कस किया था, जो कहानी हमने डिस्कस करी थी अभी, उसमें विनोद जी अपने जमीने पे जो लैंड है उनका था, उसमें जो भी कल्टीवेशन करते थे उसको वो मार्केट में बेचते थे और उससे वो इनकम को अर्न करते थे। तो वो इनकम उनकी एग्रीकल्चरल इनकम होती थी। इसी तरीके से राजू ने भी जो इनकम अर्न करी थी, मतलब अपने प्रोड्यूस को बेच करके मार्केट में, वो उसकी एग्रीकल्चरल इनकम थी। और रामू ने भी यहाँ पर जो अपना प्रोड्यूस किया था 10-20 रुपए की जो भी धनिया उसकी थी, उसको बेच करके जो इनकम उसने अर्न करी थी वो उसकी एग्रीकल्चरल इनकम थी। इसके बाद आपको यहाँ पर उसकी पूरी थ्योरी दी गई है जिसमें बोल रहे हैं एनी इनकम फ्रॉम सेल ऑफ एनी प्रोड्यूस टू द कल्टिवेटर और द रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड इज एग्रीकल्चरल इनकम। हाउएवर if the produce is subjected to any process other than the process ordinarily employed to make the produce fit for the market, the income arising on sale of such produce would be partly agricultural income and partly non-agricultural income। मतलब इनका कहने का ये है कि अगर आप उसमें ऐसे प्रोसेस एम्प्लॉय कर रहे हो जो आप ऑर्डिनरली एम्प्लॉय करते हो, और आप ये इसलिए करो ताकि आप प्रोड्यूस को फिट कर पाओ मार्केट के लिए, तो अगर आप ये कर रहे हो और आप उसको फिर मार्केट में बेच रहे हो तो वो आपकी एग्रीकल्चरल इनकम होती है। लेकिन आपने ऐसे प्रोसेस कुछ एम्प्लॉय किए जो कि आप ऑर्डिनरली एम्प्लॉय नहीं करते हो, और इसके बाद आपने उस प्रोड्यूस को मार्केट में अगर बेचा है, तो जो भी इनकम आपको हो रही है वो इनकम आपकी पार्टली एग्रीकल्चरल इनकम होगी और पार्टली नॉन एग्रीकल्चरल इनकम होगी। इसके बाद लास्ट में यहाँ पर ये बोले सिमिलरली इफ अदर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस लाइक टी, कॉटन, टोबैको, शुगर केन एटसेट्रा आर सब्जेक्टेड टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस and the manufactured product is sold, the profit on sale of such produce will consist of agricultural income as well as business income। यानी कि कुछ पार्ट उसका एग्रीकल्चरल होगा, कुछ पार्ट उसका बिजनेस इनकम होगा। जैसे जैसे अगर हम यहाँ पर टी का केस लें तो टी के केस में क्या होता है कि जो चाय पत्ती का प्रोडक्शन होता है, वहां पर टी लीव्स को निकालने के बाद वो लोग पूरा एक कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करते हैं। उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बाद ही चाय पत्ती पीने के लायक होती है।
तो अगर आप कोई भी तरीके का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पूरा एम्प्लॉय कर रहे हो, उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से अगर हो करके वो प्रोड्यूस निकलता है और उसको आप अगर मार्केट में बेचते हो, तो जो भी प्रॉफिट आपको होगा, वो प्रॉफिट आपका कुछ पार्ट उसका एग्रीकल्चरल इनकम होगा और कुछ पार्ट उसका बिजनेस इनकम होगा। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपोर्शनमेंट ऑफ बिजनेस इनकम एंड एग्रीकल्चरल इनकम। इसके बाद आता है हमारा लास्ट पॉइंट यानी कि थर्ड पॉइंट, जिसमें बोल रहे हैं इनकम फ्रॉम फार्म बिल्डिंग। अब इसमें क्या होता है, कोई भी तरीके की इनकम अगर आपको फार्म हाउस या फिर फार्म बिल्डिंग से हो रही है तो वो भी आपकी एग्रीकल्चरल इनकम होती है। लेकिन यहाँ पर कई तरीके की कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी पड़ती है, जो हम लोग अभी आगे एक एक करके डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सिंपली क्या होता है, जो फार्म बिल्डिंग की हम बात कर रहे हैं, ये फार्म बिल्डिंग अगर कल्टीवेटर ने ऑक्यूपाई किया है या फिर जो इसका मालिक है उसने ऑक्यूपाई किया है, और इस फार्म बिल्डिंग को अगर ये यूज कर रहे हैं एज ड्वेलिंग हाउस और एज स्टोर हाउस, ड्वेलिंग का मतलब खुद रहने के लिए, और स्टोर हाउस की तरह मतलब उसमें उसको वेयर हाउस की तरह अगर वो यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर इससे कोई भी इनकम अगर इनको अर्न हो रही है तो ये इनकी एग्रीकल्चरल इनकम होती है। लेकिन यहाँ पर कई और तरीके की कंडीशन भी इनको सेटिस्फाई करनी पड़ती है, जो अभी एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद लास्ट में यहाँ पर देख लीजिए क्या ये बोल रहे हैं, हाउएवर द इनकम अराइजिंग फ्रॉम द यूज ऑफ सच फार्म बिल्डिंग फॉर एनी पर्पस इंक्लूडिंग लेटिंग फॉर द रेजिडेंशियल पर्पस और फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन अदर देन द एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस रेफर टू इन फर्स्ट एंड थर्ड वुड नॉट बी एग्रीकल्चरल इनकम। हमने तीन पॉइंट डिस्कस किए, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और ये है हमारा थर्ड पॉइंट। तो फर्स्ट और थर्ड पॉइंट में जो भी हमने एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस किया, फिर जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड बात करी, अगर आप उन पर्पसेस के लिए इस फार्म बिल्डिंग को यूज कर रहे हो, तभी आपकी इस फार्म हाउस से होने वाली इनकम आपकी एग्रीकल्चरल इनकम होगी। अगर आप इसको रेजिडेंशियल पर्पस के लिए लेट आउट कर देते हो या फिर किसी बिजनेस या प्रोफेशन के लिए लेट आउट कर देते हो, तो फिर आपको अगर कोई भी इनकम इस फार्म हाउस से हो रही है तो वो आपकी एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होती है। इसके बाद में कुछ और कंडीशन हमारे पास में आती है, जैसे यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर बोले फर्दर द इनकम फ्रॉम सच फार्म बिल्डिंग वुड बी एग्रीकल्चरल इनकम ओनली इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। फर्स्ट कंडीशन हमसे बोली जा रही है, द बिल्डिंग शुड बी ऑन और इन द इमीडिएट विंसिटी ऑफ द लैंड। मतलब जो फार्म बिल्डिंग की हम बात कर रहे हैं, ये जो फार्म हाउस हमारा बना हुआ है, ये एकदम सटा होना चाहिए या एकदम पास में होना चाहिए उस एग्रीकल्चरल लैंड से जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको जो कहानी सुनाई थी, उस कहानी में जो लैंड बी था, उसी लैंड बी के साइड में यहाँ पर वो फार्म बिल्डिंग बनी हुई थी। तो यहाँ पर ये बोले द बिल्डिंग शुड बी ऑन और इन द इमीडिएट विंसिटी ऑफ द लैंड, एकदम पास पास एकदम सटा होना चाहिए ये फार्म हाउस उसी एग्रीकल्चरल लैंड से। दूसरा पॉइंट यहाँ पर बोला, द रिसीवर ऑफ द रेंट और रेवेन्यू और द कल्टिवेटर और द रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड शुड by reason of his connection with such land require it as a dwelling house or as a store house। मतलब जो भी वो एग्रीकल्चरल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है वहां पर, उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए उसको ये फार्म बिल्डिंग की जरूरत पड़नी होनी चाहिए। मतलब उसको ये फार्म हाउस रिक्वायर्ड होना चाहिए फॉर ड्वेलिंग हाउस, खुद रहने के लिए, या फिर एज अ स्टोर हाउस उसको इस फार्म बिल्डिंग की जरूरत हो, तभी उससे होने वाली इनकम को हम एग्रीकल्चरल इनकम बोलेंगे। जैसे जो राजू था हमारे उस कहानी में, ठीक है, वो राजू इस फार्म हाउस में खुद भी स्टे कर रहा था और साथ में अपना जो भी प्रोड्यूस होता था उसको ये यहाँ पर स्टोर भी करता था, तभी यहाँ पर इस फार्म हाउस की जो भी इनकम वो दे रहा था विनोद जी को, वो विनोद जी की एग्रीकल्चरल इनकम हो गई थी। इसके बाद यहाँ पर कुछ और कंडीशन हमको देखने को मिलती है, जिसमें बोला इन एडिशन टू द प्रीवियस टू कंडीशंस एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू कंडीशंस शुड आल्सो बी सेटिस्फाइड। यानी कि जो हमने पीछे भी दो कंडीशंस की बात करी थी, कंडीशन ए एंड कंडीशन बी, तो ये रिक्वायर्ड कंडीशन थी। मतलब आपको ये दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ता है अगर आपको अपनी फार्म बिल्डिंग की इनकम को एग्रीकल्चरल इनकम दिखाना है। तो यहाँ पर देखें आप, तो यहाँ पर तभी हमारा एंड लगा हुआ है, मतलब ये दोनों कंडीशन ही आपकी आप सेटिस्फाई करोगे। आपने ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, इसके बाद आपको ये जो दो कंडीशन दी है, इन दोनों कंडीशन में से भी एक कंडीशन और आपको एडिशनल सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, तभी आपकी फार्म बिल्डिंग की इनकम को हम एग्रीकल्चरल इनकम बोलेंगे। यहाँ पर जो पहला पॉइंट है, वो पहला पॉइंट हमारा अर्बन एरिया की बात कर रहा है, ठीक है, अर्बन एरिया मतलब शहरी एरिया की बात कर रहा है। और दूसरा जो है वो हमारा बात कर रहा है रूरल एरिया की। देखिए, जिस एग्रीकल्चरल लैंड की हमने बात करी थी उसको आप एग्रीकल्चरल ऑपरेशन के लिए अगर यूज कर रहे हो, और अगर वो लैंड आपका इंडिया के अंदर में सिचुएटेड है, तो उससे होने वाली कोई भी इनकम हमारी एग्रीकल्चरल इनकम होती है। वहां पर ऐसा जरूरी नहीं है कि वो लैंड आपका गांव में ही हो, यानी कि वो लैंड आपका रूरल एरिया में ही सिचुएटेड होना चाहिए, बस इंडिया के अंदर होना चाहिए, इतना हमारे लिए जरूरी है। अब इंडिया के अंदर में वो रूरल एरिया में भी हो सकता है और उसमें अर्बन एरिया में भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो फार्म बिल्डिंग की हम बात कर रहे हैं, वो फार्म बिल्डिंग हमारी चाहे अर्बन एरिया में हो चाहे रूरल एरिया में हो, ये हमारे लिए इतना जरूर मैटर नहीं करता है, ठीक है।
अगर वो फार्म बिल्डिंग हमारी अर्बन एरिया में होती है तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट हमको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, जिसमें ये बोल रहे हैं द लैंड शुड बी आइदर असेस्ड टू लैंड रेवेन्यू। इसका मतलब आपको उस फार्म बिल्डिंग पर हाउस टैक्स आपने पे किया हो, ठीक है। द लैंड शुड बी आइदर असेस्ड टू लैंड रेवेन्यू इन इंडिया और बी सब्जेक्टेड टू अ लोकल रेट असेस्ड एंड कलेक्टेड बाय द ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो अगर आपका जो फार्म बिल्डिंग है वो अगर अर्बन एरिया में सिचुएटेड है तो आपने उस पर हाउस टैक्स पे किया हो, तो फिर आपकी वो जो फार्म बिल्डिंग है उससे होने वाली इनकम आपकी एग्रीकल्चरल इनकम हो जाएगी। दूसरा पॉइंट हमारा रूरल एरिया वाला है। अगर आपका लैंड मान लो रूरल एरिया में सिचुएटेड है तो आपको ये जो दो कंडीशन दी गई है ए और बी, इन दोनों में से कोई एक आपको सेटिस्फाई और करनी पड़ेगी। वेयर द लैंड इज नॉट सो असेस्ड टू लैंड रेवेन्यू इन इंडिया और इज नॉट सब्जेक्ट टू द लोकल रेट। तो यहाँ पर आपको दो कंडीशन दी गई। पहली कंडीशन बोली इट शुड नॉट बी सिचुएटेड इन एनी एरिया एज कंप्राइज्ड विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ अ म्युनिसिपैलिटी और अ कैंटोनमेंट बोर्ड। यानी कि जो फार्म बिल्डिंग की हम बात कर रहे हैं वो किसी म्युनिसिपैलिटी या फिर किसी कैंटोनमेंट बोर्ड के जुरिसडिक्शन में ना आ रहा हो। या फिर दूसरा पॉइंट देखें, इट शुड नॉट बी सिचुएटेड इन एनी एरिया विद इन सच डिस्टेंस मेजर्ड एरियली इन रिलेशन टू द रेंज ऑफ पॉपुलेशन। आपको उसकी पॉपुलेशन की रेंज बता दी जाती है और उस पॉपुलेशन की रेंज के अकॉर्डिंग हमें डिस्टेंस बता दिया जाता है कि इतने डिस्टेंस के अंदर आपका एग्रीकल्चरल लैंड या फिर आपकी जो फार्म बिल्डिंग है वो सिचुएटेड नहीं होना चाहिए। देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा म्युनिसिपैलिटी या फिर कैंटोनमेंट बोर्ड का जुरिसडिक्शन पूरा था। अब यहाँ पर रेडियस की तरह काम करता है। जैसे यहाँ पर अगर इस म्युनिसिपैलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड में जो पॉपुलेशन है वो अगर 10,000 से लेकर के 1 लाख के बीच में, अगर वो पॉपुलेशन 10,000 से 1 लाख के बीच में है तो इसका 2 किलोमीटर का रेडियस आप ले लो। तो ये जो 2 किलोमीटर का पूरा रेडियस होगा, इस पूरे 2 किलोमीटर की रेंज के अंदर हमारी फार्म बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए। दूसरा, अगर मान लीजिए कि इसकी पॉपुलेशन जो म्युनिसिपैलिटी या कैंटोनमेंट बोर्ड की हम बात कर रहे हैं, इसकी पॉपुलेशन अगर 1 लाख से 10 लाख के बीच में होती है तो फिर ये एरिया बढ़ जाता है, तब ये एरिया हो जाता है 6 किलोमीटर का। यानी कि इस 6 किलोमीटर के रेडियस के अंदर वो फार्म बिल्डिंग हमारी सिचुएटेड नहीं होनी चाहिए। तीसरा यहाँ पर होता है ये 10 लाख से ऊपर वाला। अगर पॉपुलेशन 10 लाख को एक्सीड कर जाती है तो ये रेडियस भी हमारा इंक्रीज होकर के कितना हो जाता है, 8 किलोमीटर का हो जाता है। इसका मतलब 8 किलोमीटर की रेंज के अंदर वो फार्म बिल्डिंग हमारी प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। तो यही चीज आपको बोली गई है यहाँ पर। फर्स्ट पॉइंट में बोले इट शुड नॉट बी सिचुएटेड इन एनी एरिया एज कंप्राइज्ड विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ अ म्युनिसिपैलिटी और अ कैंटोनमेंट बोर्ड एंड विच हैज अ पॉपुलेशन ऑफ नॉट लेस देन 10,000। और दूसरे पॉइंट में यहाँ पर बोले इट शुड नॉट बी सिचुएटेड इन एनी एरिया विद इन सच डिस्टेंस मेजर्ड एरियली इन रिलेशन टू द रेंज ऑफ पॉपुलेशन। या तो आप इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दो, फर्स्ट पॉइंट को, या तो फिर आप ये दूसरी वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर दो। इन दोनों में से कोई भी एक आप सेटिस्फाई कर देते हो, या फिर अगर आप फर्स्ट पॉइंट को सेटिस्फाई कर देते हो इन एडिशन टू दीज टू कंडीशंस, तो जो फार्म बिल्डिंग से आपको इनकम हो रही है वो आपकी एग्रीकल्चरल इनकम हो जाती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने एग्रीकल्चरल इनकम का पूरा कॉन्सेप्ट कवर कर लिया है। इसके बाद कुछ और टॉपिक बच जाते हैं, जैसे अपोर्शनमेंट की बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और कंप्यूटेशन किस तरीके से आप करते हो एग्रीकल्चरल इनकम का, तो इसकी बात भी हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में करेंगे। कोई भी पॉइंट में आपको यहाँ पर डाउट हुआ हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।